मैंने 2016 में स्टार्ट करी थी यूपीएससी की प्रिपरेशन। मैं गुजरात वडोदरा से हूँ। पहले ही जब मैं जैसे यहाँ पे आई तो मेरा पूरा गुजराती बैकग्राउंड है। मुझे इंग्लिश में मतलब इतना मेरे बुक्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते थे और पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। कोचिंग तो मैंने करा था पर इंस्टीट्यूट में ये मतलब इतना गाइडेंस नहीं मिला था कि मतलब अगर तुमको लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है, जैसे तुम्हारे बुक्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो तुमको एक पहले ही जाके अटेम्प्ट नहीं दे देना। मुझे यहाँ पे खाने का भी बहुत इश्यू रहता था। हमारे वहाँ पे बहुत तरह तरह के नाश्ते होते हैं, 50 तरह के तो नाश्ते होते हैं। और दिल्ली आके हाँ ढोकला फाफड़ा बहुत तरह तरह के नाश्ते होते हैं। यहाँ पे आके मेरे को खाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी, पर अभी तो ठीक है, बहुत साल हो गए तो चलता है। वरना यहाँ पे आके मैंने राजमा पनीर और छोले खा खा के मैं तो मतलब खाने का एक बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। और यहाँ पे मतलब ठीक है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, यूपीएससी है। एज अ बिगनर जब भी हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो सबसे पहले हम टॉपर्स के वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो वो क्या होता है कि आप मल्टीपल टॉपर्स को सुनते हैं, एक टॉपर को सुनो और उसको फॉलो करना स्टार्ट, फिर दूसरे टॉपर को सुनोगे, फिर ये करोगे और तीसरे को ऐसे। बट टॉपर्स क्या होते हैं, कई बार बातें कुछ आधी आधी छूट जाती हैं और हम जो उसको इंटरप्रेट करते हैं कुछ और ही कर जाते हैं। तो पहले आप PYQs को सबसे अच्छे से देखिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, और थोड़ा खुद एनालाइज करिए और हर टॉपिक को सुनिए। उसमें से जो आपको रिलेवेंट अपने अकॉर्डिंग लगता है कि जो आपके लिए सही बैठता है उसको फॉलो करिए और इसी तरीके से हर टॉपिक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करिए। यूपीएससी की बात करें तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है जिसका बैकग्राउंड यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से हो। मेरी फैमिली में मेरी मदर टीचर हैं और फादर अकाउंटेंट हैं। तो यूपीएससी मेरी मदर ने मुझे बताया कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें आप बहुत प्रेस्टीजियस जॉब होती है और ये तुम्हें देना चाहिए। और ये 10th क्लास में मेरी मदर ने मुझे बताया था, तो मैंने आई डिसाइडेड टू गिव दिस एग्ज़ाम बिकॉज शी रियली वांटेड मी टू सर्च अबाउट दिस एग्ज़ाम। जैसे मैंने 2017 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे सबसे पहले चैलेंज तो यही आता है लाइक बेसिक कैसे करना है, क्या होता है यूपीएससी। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि यूपीएससी क्या है। मैंने कोचिंग ली थी सिंपली फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो उसके बाद से चैलेंजेस वही आने लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो यूपीएससी में पूछ रहे हैं उसमें कितना कोहेरेंस है। तो वो ओवर द टाइम्स समझ नहीं हुआ खुद से, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था। बस एक बड़ी माइटी कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया और जो वहाँ पढ़ाया बस पढ़ते चले गए, लाइक क्रैम पैरेट की तरह एक तरीके से। लाइक जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, बस खुद से कुछ एनालिसिस नहीं था। जब वो कोचिंग कंप्लीट हुई उसके बाद जब मेरा पहला अटैम्प्ट था, टोटली फेल, बहुत ही कम मार्क्स थे मेरे। उसके बाद से मैंने खुद को एनालाइज करना स्टार्ट किया। फिर थोड़े टाइम के बाद सर के साथ भी मैं आई, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि गाइडेंस सच में बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं एक वो घोड़ा थी जिनके दोनों साइड वो जो कवर लगे होते हैं ना, वो नहीं थे, तो मैं इधर उधर भाग रही थी। तो बाद में मैंने बहुत सब पढ़ लिया, पर उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। पहले 2 अटेम्प्ट तो मैंने दे दिए जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ही नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे इतना नहीं था, मतलब इतना पता नहीं था। सिर्फ PYQs जो होते हैं वो मैंने प्रैक्टिस करे थे, पर इतना हेल्प नहीं होता है। वो बोलते हैं ना कि जैसे सूफीज़म और भक्तिज़म में भी बोला है कि अगर आपको शरीयत, तरीक़त, मारिफत तक जब पहुंचना है तो आपका एक गुरु होना, वो पीर मुरीदी वाली जो होती है वो आपका एक होना ज़रूरी है। प्रीलिम्स की PYQ को एनालाइज करना, सब बोलते हैं एनालाइज करो, बट कोई बताता नहीं है कि उसको एनालाइज कैसे करना है। तो उसका वे बस इतना ही है कि हर ऑप्शन में देखिए कि यूपीएससी ये क्यों पूछ रहा है हमसे आखिर। तो हर ऑप्शन को अच्छे से थोड़ा डीपली एनालाइज कीजिए, क्योंकि थीम्स हर बार रिपीटेड होती हैं। एट दैट टाइम 2015 में मैंने 10th किया था, तो मैंने देखा कि टीना डावी मैम ने टॉप किया था और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए। तो आई स्टार्टेड सीइंग हर वीडियोज़ एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्लाइनेशन होता गया यूपीएससी की तरफ। उसके बाद अकॉर्डिंगली मैंने अपनी जर्नी को डिसाइड किया। मैंने कॉमर्स छोड़कर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में जाना ज़्यादा प्रेफर समझा। अकॉर्डिंगली मैंने अपनी जर्नी को डिसाइड किया। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी में ऑप्शनल भी मेरे को हिस्ट्री रखना है और फिर मुझे अपना एग्ज़ाम देना है। देयर आफ्टर आई हैव गिवन माई फर्स्ट अटैम्प्ट विदाउट एनी गाइडेंस। मतलब चैलेंज वही आता है कि सबसे पहले तो कि तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली
और क्या नहीं करना है, वो दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक सोर्सेज तुम्हारे पास इनफ होने चाहिए, फिर उस सोर्सेज को तुम रिवाइज़ कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला रहे हो और उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली कर रहे हो। ये एक चैलेंज होता है कंसिस्टेंटली मेंटेन करने का कि सोर्सेज तुम्हारे पास ब्रीफ है प्लस कॉम्प्रिहेंसिव हैं। देन तुम उन सोर्सेज को अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन चीज़ों को लेके, और अंडरस्टैंडिंग। देन उसको प्रैक्टिस में लेके आना, रिप्रोड्यूस करना, मतलब पूरी जो भी नॉलेज है, अगर प्रीलिम्स में है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रीलिम्स वाले, मेंस की तुम कर रहे हो तो आंसर प्रैक्टिस करके। तो यही चीज़ें होती है कि तुम दोनों तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हो। मेरे पास ना एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे ना यूपीएससी के लिए ये करना है, तो माइंड जो है ना भागता है इधर उधर, बहुत सिंपल चीज़ें देखता है कि लाइक इधर भागते हैं, शायद इससे हो जाएगा। पर तुम्हारे पास जब क्लियर गाइडेंस होती है, एक क्लियर रोड होता है, तो तुम बहुत लेस लाइकली चांसेस होते हैं कि तुम डेविएट होते हो। तो उसके लिए एक मतलब जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है, जो तुमको हर स्टेज पे गाइड करता है कि ये डेविएशन वाला पॉइंट है और ये मतलब स्ट्रेट पॉइंट है। लेकिन एक बोलते हैं ना शॉर्टकट और स्मार्टनेस, उसको भी फाइंड करना बहुत मतलब एक ना बहुत चैलेंजिंग होता है कि कहीं तुम स्मार्टनेस के चक्कर में शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हो। मीन्स के जब नोट्स बना रहे हो तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि नोट्स बनाए तो कैसे बनाएं। तो पीवाईक्यू के ही जो थीम्स हैं उनको अच्छे से जस्ट निकालिए और फिर जो पीवाईक्यू में पूछा है उसी के ही बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और सिलेबस तो हमारे लिए गाइडलाइन होता है, और उसके बाद जब हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो नोट्स का थोड़ा हमें ब्रीफ मिलता है। और मटेरियल हम बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ने की जगह एक बुक को आप कई बार पढ़िए और फिर उसी के अपने जो हैं वो नोट्स बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कुछ होते हैं जो अपने एफर्ट से ही सही गाइडेंस और उनको डायरेक्शन मिल जाती है विद देयर ओन एफर्ट्स, बट समटाइम्स वी फील कि हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस और मेंटरशिप की नीड होती है। तो जैसे पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, तो मैं भी आई वॉज वन ऑफ देम कि मुझे भी गाइडेंस की ज़रूरत है। सो आई एनरोल्ड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ रियासत। ये एकदम पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आप में डिसिप्लिन है, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑनलाइन इतना ऑप्शन नहीं था, तो मतलब ऐसे दिल्ली ना आके भी अगर आपको अच्छे मेंटर मिलते हैं तो आप घर से भी प्रिपेयर कर सकते हो। वैल्यू एडिशन के लिए मटेरियल चाहिए होता है, तो कोई भी प्लीज़ एक ही फॉलो करिए। जिसका भी कर रहे हो बहुत अच्छे से एक का करिए, ऐसे नहीं कि इस कोचिंग का एक आ गया फिर दूसरे का आ गया। पहले एक का अच्छे से कंप्लीट करके अपने नोट्स बनाइए, उसका मल्टीपल रिविजन करिए, फिर जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो वैसे भी उसके मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, तो उसमें से आपका वैल्यू एडिशन और हो ही जाएगा। मैंने यूपी पीसीएस को तो मेंस एक बार दिया था 2022 में, बट इस बार मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं प्री भी नहीं हुआ। बट उसके बाद मेरी दोस्त मोनिका ने सर के बारे में बताया है कि मैंने रास्ता सर से गाइडेंस ले रही हूँ। उसके बाद सर मैंने डे 1 से जुलाई 3 से मैंने शुरू किया है, और सर का ये जो प्लान है वो पूरा मतलब प्री और मेंस दोनों एकदम कंसल्टेटिव वे में रहता है। एक तरफ तो आपका स्टैटिक्स के डेली क्वेश्चन मिलते हैं, मॉक टेस्ट, उसके बाद आपका जो डायनेमिक है करंट अफेयर का डेली एक क्वेश्चन रात को आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा सा मतलब लेजी टाइप हूँ, तो सर कभी कभी डांटने लगते हैं कि आज तो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, ये बकायदा रिकॉर्डिंग के साथ कि तुम सो रहे हो या क्या कर रहे हो। बट मैं उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यूटी अपने अंदर बनाए रखा हूँ। मैंने भी यहाँ दिल्ली में 2-3-4 साल देखा है, तो यहाँ प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, मतलब लैक ऑफ गाइडेंस। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो बताएंगे, बट सही डायरेक्शन सर ने नहीं कहा कि हमारा एम होना चाहिए, फोकस। मैंने इस बार 2023 का मेंस दिया है, और उसमें मैं ये बता सकती हूँ कि सर के गाइडेंस में आने के बाद मुझे कैसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। उससे पहले तो मैं बस ऐसे ही लिख रही थी आंसर्स, कुछ भी लिख रही हूँ, लेकिन जैसे 2020 से मेनली मैं सर के गाइडेंस के प्रोग्राम में हूँ, और उसके बाद से ऑल्दो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट सर ने उन दिनों मुझे 2020, 21 एंड 22 में बहुत हेल्प की है। आंसर इनफ आंसर लिखवा दिया मेरे से कि 2023 में बस एक होता ना कि वैल्यू एडिशन और ये जो 3 महीने का प्रिपरेशन था प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद का, मुझे सर ने सच में बहुत हेल्प की है। मेरे बारे में काफ़ी एक फेमस है, मेरे हर साल क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, और ये सच बात है।
तो वो ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन बना दिया और बाई लक बाई गुड लक हमारे साथ कुछ ऐसा चल रहा है, मेरी राशि बहुत अच्छी चल रही है, मेरे सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। सबसे पहला कि एक लंबे समय से 13 ईयर्स हो गया यूपीएससी की पेपर, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो, ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात है, राइट ना। ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ काफ़ी जो क्वेश्चन मेट सेटर होते हैं उनको सिलेबस भी नहीं पता, बट दे सेट द क्वेश्चन। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ। मैंने क्या किया, यूपीएससी का जो सिलेबस है यूपीएससी ने बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखा है और ईच एंड एवरी माइक्रो टॉपिक का यूपीएससी ने क्वेश्चन वैसे बना करके दिया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जो रियलिस्टिक व्यू है, जो यूपीएससी को बनाने का जो फॉर्मेट है उसको एनालिसिस करने का, उसको स्टडी करने में बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगाया है और अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। पूरे सोचिए, आप खुद सोचिए, पूरे सिलेबस को कवर करना और क्वेश्चन को प्रेडिक्शन करना। तो आपको पता है कि एक ड्राइवर है वहाँ पर, अगर उस सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल जाए, या स्टिल गवर्नमेंट ऑलरेडी टेकिंग सो मेनी इनिशिएटिव, राइट ना, और उसमें और एक इमर्जिंग न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है और उस सेक्टर को थोड़ा भी पुश करते हो, वो सेक्टर इमीडिएटली आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में पार्टिसिपेट करती है, राइट ना, आपको करने लगती है। तो वो आपको क्वेश्चन आना था। तो ये मेंटर ऐसे काम होता है कि इकोनॉमी में पूरा पढ़ाया, इकोनॉमी में कौन सा ऐसा हिट बुल पॉइंट है जिसको मैं टच करूं और वहां से 2-3 क्वेश्चन करा दूं डिफरेंट एंगल से, सो दैट वंस माय स्टूडेंट फेस द, जब एग्जाम में बैठे उनको वही क्वेश्चन मिले, राइट। तो दिस इज द सीक्रेट दैट आई वर्क। एटलीस्ट 12th पास ग्रेजुएशन है और इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट है। ऐसे कंट्री के होल वीमेन का बर्थ रेट 1.7 है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? विमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो दीज आर द एस्पेक्ट एज ए मेंटर हमको सर्च करना और इस टॉपिक पे क्वेश्चन करवा दिया जाए मल्टीपल एंगल से, सो दैट वंस माय स्टूडेंट अपेयर इन द एग्जामिनेशन उसका काम आसान हो जाए।